आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। और मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सभी का हमारी एक स्पेशल वीडियो सीरीज जिसका नाम है अलग है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को जब भी मैं स्वयं भी वेबसाइट पर देखता हूं, फ्लेक्सेस में देखता हूं, या आप भी जहां कहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एग्जिस्टेंस, प्रमोशन देखते होंगे, तो एक शब्द आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा, जो शब्द है टीईसी, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। हालांकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पीएम ऊषा स्कीम के अंतर्गत मेरू यूनिवर्सिटी के रूप में स्टेब्लिश है। नेक के A++ ग्रेड मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे विश्वविद्यालय में यह टीईसी शब्द सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए, इसी बात को और गहराई से समझने के लिए, और किस प्रकार से ये टीईसी शब्द न सिर्फ झांसी अपितु पूरे बुंदेलखंड और प्रदेश भर के विद्यार्थियों और एमएसएमईज के लिए किस प्रकार से लाभदायी हो सकती है, उसके लिए चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर लवकुश द्विवेदी, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप हमसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से टीसी हम सभी के लिए, हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और इवन बुंदेलखंड की जन सामान्य के लिए लाभकारी है। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर लवकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज अलग है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जिसमें हम कोशिश करेंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की उन सभी विशेषताओं की, उन फीचर्स की जन सामान्य तक उनको पहुंचाने की, कि लोग समझ पाएं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय किस तरीके से समाज के लिए हितकर साबित हो सकता है। उसी क्रम में हम लोगों को जानकारी मिली कि टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर एक बड़ा सेंटर है, बड़ा महत्वाकांक्षी इसका विषय है, बहुत बड़ा इसका दायरा है। तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आप टीईसी, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, क्या है टीईसी? नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर अनुपम जी। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पिछले वर्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिला था। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और प्राउडली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हु इज़ हैविंग दिस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। पूरे स्टेट में अकेले इस प्रोग्राम को देने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमको झांसी आसपास के जितने भी सेंट्रल या स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको साथ में लेकर के एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। इसलिए कि हम जो भी नई टेक्निक्स या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको किस तरह से डेवलप कराएं। अगर कोई ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और अभी तक उनका ट्रांसफ़र इंडस्ट्री को नहीं हो पाया है, उनका कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो उनकी माइनिंग कैसे की जाए। माइनिंग करने के बाद जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, चाहे हमने वो ऑलरेडी डेवलप्ड हों या हमने उनको डेवलप की हैं, तो उनको हम इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करें, उसके लिए इंडस्ट्री सबमिट कराएं, इंडस्ट्री मीट कराएं और फिर कॉमर्शलाइज कराएं। दैट्स वाई दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ नेम्ड एज टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। तो एक प्रकार का ये एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे झांसी के आसपास के 7 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको लेकर के हम सभी लोग ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसमें हैं। क्या बहुत संक्षेप में आप मुझे बताएंगे कि किस प्रकार से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने इतने बड़े, इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को हासिल किया? कैसी रही आपकी यात्रा? यद्यपि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हमारा 1975 से इस्टेब्लिश्ड है और हमारे पास डाइवर्सिटी है। अगर हम प्रोग्राम्स को लेकर के देखें, 37 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके अंतर्गत 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी रही, हमारी स्ट्रेंथ रही कि जब हमसे टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है और किस तरह से हम अलग अलग सेक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें हमको इसलिए कैपेबल पाया गया या इसलिए उनको लगा कि हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लगभग हर वो फील्ड जो बुंदेलखंड या पूरे स्टेट को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी है, वो हर एक फील्ड के
के डिपार्टमेंट्स हैं, उसके एक्सपर्ट्स हैं, उसके फैकल्टी मेंबर्स हैं और उसमें स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ थी जिसको लेकर के हमारे ऊपर भारत सरकार ने विश्वास जताया। हम भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। निश्चित ही ये बहुत अच्छा और बड़ा विषय है जो डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी ने बताया कि बड़े मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हैं, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका लाभ सिर्फ विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी विश्वविद्यालय के या ऐसे लोग भी जिनका विश्वविद्यालय से कोई भी वास्ता नहीं है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के माध्यम से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर लवकुश जी से बात करके देखते हैं। डॉक्टर लवकुश जी, सबसे पहले विद्यार्थियों के संदर्भ में बताइए कि जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है जो अभी पढ़ रहे हैं, मेरे अनुमान के हिसाब से लगभग 12,000 विद्यार्थी इन कैंपस हैं, 3 लाख बच्चे लगभग हमारे सारे महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थियों तक टीईसी अपना लाभ कैसे पहुंचा रहा है? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि टीईसी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, टेक्नोलॉजी माइनिंग, ट्रांसफ़र और कमर्शलाइजेशन है। तो जहाँ तक डेवलप करने की बात है तो हम जानते हैं कि आजकल बडिंग ब्रेन्स में बहुत सारे रिसर्च आइडियाज़ हैं, बहुत सारे नॉवल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम उन रिसर्च आइडियाज़ को, उन नॉवल कॉन्सेप्ट्स को या जो भी आइडियाज़ बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं उनको नर्चर करने के लिए हमने एक पूरी स्कीम डेवलप करी। उस स्कीम को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी हैकाथॉन। इस टेक्नोलॉजी हैकाथॉन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये पूरे साल में 2 बार हम लोग इस हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले फैकल्टी मेंबर्स से उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो प्रपोजल्स हैं वो इनवाइट करते हैं। और उनको हम, कोई बार नहीं है, मतलब स्टूडेंट किसी भी लेवल का हो, चाहे वो यूजी लेवल का हो, चाहे वो पीजी लेवल का हो, चाहे वो पीएचडी लेवल का स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट अगर उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, प्रोजेक्ट है, वो इस हैकाथॉन में अपना आवेदन दे सकता है। उसके बाद हम उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। पहले हमारे 2 कमेटीज़ हैं। पहली कमेटी सारे आवेदन में से 10 जो टॉप पोटेंट आइडियाज़ होते हैं उनको निकालते हैं, और जो हमारी दूसरी एक्सपर्ट कमेटी है उन 10 में से 5 को जो है वो हम अप टू 50,000 फॉर 6 मंथ इनिशियली फॉर सीड फंड के रूप में पैसा देते हैं। और वो इसलिए कि जो भी आइडिया स्टूडेंट के दिमाग में है, या भाई तो काफ़ी हद तक अगर उसने उस आइडिया पे काम भी कर लिया लेकिन आगे उसको फंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम उसको इनिशियल फंड दे करके इस तरह से सपोर्ट करते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग करके, कि वो उसमें से कुछ प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डायरेक्टली स्टूडेंट इंटर कर सकता है और उसको हम फंड करके उसके आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और प्रोग्राम हम चलाते हैं, दैट इज़ इनोवाथॉन। इनोवाथॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर किसी स्टूडेंट के पास पहले से ही कोई प्रोटोटाइप या कोई प्रोडक्ट डेवलप्ड है तो वो किस तरह से, किस प्लेटफॉर्म पे लेकर के उसको लेकर आए, इसके लिए हमने इनोवाथॉन अपनी स्कीम बनाई, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम हमने नेशनल साइंस डे पे उसको ऑर्गेनाइज़ किया, और उसमें हमें लगभग 20 ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स के मिले और उनको हम एग्जिबिट करते हैं। उसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स के लोग आते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके सामने उन प्रोटोटाइप्स को, उन प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी फैसिलिटी टीसी के माध्यम से दे रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई प्रोडक्ट है लेकिन उसने अभी तक अपना पेटेंट नहीं किया, क्योंकि उसको पेटेंट का फैसिलिटी देने वाला कोई संस्था मिला नहीं, तो हमारे विश्वविद्यालय में अपना एक आईपीआर पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के अंतर्गत टीसी जो है ऐसे स्टूडेंट्स को या फैकल्टी मेंबर्स को पेटेंट फाइल कराने में भी मदद करता है। तो एक प्रकार से हम ये फैसिलिटेट करते हैं, और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को ही, प्रोटोटाइप्स को हम इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टूडेंट्स को या फैकल्टी मेंबर्स को इनोवाथॉन के माध्यम से मदद करते हैं। तीसरी और चीज़ जो मैं यहाँ पर स्पेशली बताना चाहूँगा वो ये कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ डेवलप करना है बट उसके पास स्किल नहीं है, और वो चाहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ बट मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कैसे किया जाए, उसके लिए हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। और हमने ये टारगेट कर रखा है कि लगभग 1 वर्ष में 6 से 8 ट्रेनिंग प्रोग्राम हम फुल स्विंग में कराएंगे। ओके, लवकुश जी, आपने ये 2 विषय पर बात की, हैकाथॉन और इनोवाथॉन। निश्चित ही ये विद्यार्थियों के लिए हैं और शायद उन चीज़ों के लिए हैं जो आइडियाज़ उसके दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, जिनको आप लोग स्क्रूटनी के माध्यम से
पता लगाते हैं कौन से आइडियाज पोटेंट है या नहीं। मैं एक शब्द को लेके बड़ा क्यूरोसिटी है मेरे मन में, इनेबलिंग से क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी इनेबलिंग क्या इस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज से संबंधित है? क्या इनेबलिंग शब्द से क्या अभिप्राय है आप लोगों का? एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ के अपने रेडीनेस लेवल्स होते हैं। कई बार हम लोग कुछ अपने लैब में कुछ काम कर रहे होते हैं या अपने संस्था में हमने कुछ टेक्निक्स डेवलप करी, लेकिन क्या वो इस लेवल पर रेडी हैं कि उनको इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया जा सके या उनको कॉमर्शलाइज किया जा सकता है? अपने टीआरएल लेवल 1 से लेकर के 9 तक हैं। इनेबलिंग सेंटर ये इंश्योर करे कि जो भी टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं वो रेडीनेस लेवल क्रॉस करते जाएं, और इनेबलिंग सेंटर उनको इस तरह से इनेबल करता है कि वो अपना रेडीनेस लेवल अपग्रेड कर सके विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। तो इस तरह से हम एज ए इनेबलिंग सेंटर जो है, इसी के लिए हमको एक इकोसिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है कि जो भी टेक्निक हमने माइन की या डेवलप की उसको हम किस तरह से टीआरएल लेवल में अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो लवकुश जी, सिर्फ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे या जो आपके पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो 7 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट आपने बताए हैं, सिर्फ उन्हीं के विद्यार्थी और शिक्षक आपके टीईसी का लाभ ले सकते हैं, या कोई ऐसा संस्थान जो आपसे सीधा संपर्क में नहीं है वो विद्यार्थी भी आपसे आके मिलके आपसे मदद ले सकते हैं इन विषयों में? नहीं, जैसे मैंने बताया कि पूरे स्टेट में अकेला विश्वविद्यालय है जिसको कि टीसी मिला है। इसका मतलब ये कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो कम से कम पहले पूरे स्टेट को कवर करने की आवश्यकता है। पूरे देश में वर्तमान में 22 टीसीज हैं और उसमें से हमारा भी एक टीसी है। तो हम प्राइमरली ये फोकस करते हैं कि हम पूरे स्टेट को कवर करें, और इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं के स्टूडेंट्स या वहीं के टीचर्स हमसे संपर्क कर सकते हैं या उनको ही मदद करेंगे। हम पूरे स्टेट के लोगों को मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमने कुछ और भी कुछ पॉलिसीज़, कुछ डिवाइस की हैं, और वो ये है कि हम आने वाले समय में जोन वाइज जो है वो मीट्स कराने जा रहे हैं। जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश को जोन वाइज कैटेगराइज करेंगे और उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स में से कुछ इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट्स को एज ए नोडल इंस्टीट्यूट और वहाँ के कुछ जो कैपेबल या इंटरेस्टेड फैकल्टी मेंबर्स होंगे उनको हम एज ए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, और उनके थ्रू हम उस जोन को कम से कम कवर कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। अभी हमारे जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जा कर के हम लोगों को अपने टीसीज के बारे में बता रहे हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या मैंडेट्स हैं, और आप एज ए इंस्टीट्यूट या एज ए फैकल्टी मेंबर या एज ए स्टूडेंट हमारे टीसी का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इसलिए हमारा दायरा सिर्फ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी तक नहीं है, हम उसको स्टेट और नेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। लवकुश जी, जैसे कि आपने हालांकि मुझे 2 इवेंट्स के बारे में बताया, हैकाथॉन, इनोवाथॉन, विद्यार्थियों तक टीईसी कैसे लाभ पहुंचा रहा है इस पर भी आपने चर्चा की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे संक्षेप में टीईसी का वर्क फ्लो समझा सकते हैं? किस प्रकार की इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, और क्या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो और घटक हैं वो भी आपकी इकोसिस्टम का एक पार्ट है? जी बिल्कुल। जैसे हमने बताया कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव शुरू होता है वो ये कि हम टेक्नोलॉजीज़ कैसे माइन करें। जब हम टेक्नोलॉजी माइनिंग की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें अभी स्किल नहीं है, तो उनको कैसे स्किल्ड किया जाए इसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, स्ट्राइड। स्ट्राइड इज़ व्हाट? दैट इज़ स्किल ट्रेनिंग फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। इसके तहत हम क्या करते हैं, इसके तहत हमने 4 मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए। पहले तो ये कि जो रिसर्च के माध्यम से कोई टेक्नोलॉजी या कोई टेक्निक डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए उनको हम पहले 1 महीने तक रिसर्च की ABCD पढ़ाएंगे एडवांस्ड रिसर्च मेथडोलॉजी के थ्रू। जैसे उनको अगर सैम्पलिंग करनी है, उनको अगर बाय द वे थीसिस लिखना है, या उनको अपना पेपर राइटिंग करना है, या उनको कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो व्हाट आर द पब्लिकेशन एथिक्स, व्हाट आर द रिसर्च एथिक्स। सो ये सारी कुछ डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू हम पहले मॉड्यूल बताते हैं। उस मॉड्यूल में आपको जान करके हर्ष हुआ कि वी आर स्टार्टिंग दैट बैच 1 फ्रॉम 3 जून, और इसमें हम सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर सेक्टर के लगभग 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जिसमें कि साउथ के कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स के लोग जुड़ सकते हैं।
अब बात आती है कि जब हमने जान लिया कि भाई रिसर्च की ABCD क्या है, बट दैट वाज अ थ्योरेटिकल, फिर हमारे पास इनोवेशन सेंटर है। इनोवेशन सेंटर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जिसमें 30 से अधिक हाई एंड रिसर्च इक्विपमेंट्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे नई नई टेक्निक्स बनाई जा सकती हैं। उन पे हम ट्रेन करेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को फॉर अ कंप्लीट मंथ, 30 डेज की ट्रेनिंग देंगे। और फिर उनको हम इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो मॉड्यूल 3 में जा कर के अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट या प्रपोजल या आइडिया कुछ लेकर के आएँ, और जिससे कि वो डायरेक्टली हमारे टेक्नोलॉजी हैकाथॉन में एंट्री पा सकें। टेक्नोलॉजी हैकाथॉन में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर 50,000 तक सीड फंड लेने का अवसर है उनके पास। अगर उनका प्रोजेक्ट इतना अच्छा है और नॉवेल है तो उसमें वो अवसर पा सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथे में जाकर के हम जो भी उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया है उस प्रोडक्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं इन द कमिंग इंडस्ट्री मीट्स। तो इस तरह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं, ये इन मॉड्यूल्स के थ्रू इनका लाभ उठा सकते हैं। अ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो झांसी के आसपास और बुंदेलखंड के जो उद्योग वालों के बीच में चर्चा है कि एमएसएमईज के लिए भी टीईसी बड़ा लाभकारी साबित हुआ है पिछले कुछ महीनों में। थोड़ा सा प्रकाश इस बात पे अगर आप डाल देंगे कि किस प्रकार से एमएसएमईज को आपने अलाइन किया है अपने टीईसी के साथ। जी बिल्कुल, एक्चुअली हमें ये भी एक टारगेट दिया गया था कि जो हमारे झांसी के या बुंदेलखंड रीजन के जो एमएसएमईज हैं, उनकी हम नीड्स को पहले समझें, क्योंकि जो भी हम करें वो डायरेक्टली सोसाइटी को एड्रेस करना चाहिए। तो एमएसएमईज की नीड्स को समझ करके ही उसके आधार पर हम टेक्नोलॉजी की माइनिंग करें या डेवलपमेंट करें। तो हमने जो झांसी के आसपास के लगभग 26 से ज़्यादा एमएसएमईज हैं, उनको हम लोगों ने अपने साथ टीसी के साथ जोड़ा, उनके साथ कोलैबोरेट किया। और फिर जब हमने उनको उनकी बेसिक नीड समझने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि साहब हम नया काम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि हम अपने काम को कहीं ना कहीं दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रेनिंग कराई डेडिकेटेडली, जिसमें हमने हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लगभग 30 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट या एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकें। और फिर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उन हर एमएसएमईज के साथ अपने स्टूडेंट्स को, जिनको हमने ट्रेन किया था, कनेक्ट किया और उनको ये असाइनमेंट दिया, ये टारगेट दिया कि आप उन एमएसएमईज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करके दोगे, चाहे वो ई प्लेटफॉर्म हो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का या उनका अपना एप्लीकेशन हो। और आई एम हैप्पी टू शेयर हियर कि बहुत सारे एमएसएमईज के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डेवलप करके दिया है, और इसका वो लोग बाकायदे रिटर्न में हमको लेटर दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि सर हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हमको हमारे एमएसएमईज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में हम प्रसारित कर सकते हैं। तो दैट्स इज हाउ वी आर सपोर्टिंग टू द एमएसएमईज। वी आर ट्राइंग टू collaborate with more and more MSMEs of this region. चलिए सर, मेरी तरफ से भी आपको बधाई हो, आपके विद्यार्थी एमएसएमईज के लिए प्रत्यक्ष लाभदायी हो रहे हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है एक्चुअली टीईसी को कि पहले आपने बच्चों को उस स्किल से इक्विप्ड किया, उसके बाद फिर स्किल का आपने इमीडिएटली सोसाइटी के लिए वो किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है वो भी आपने हम लोगों को समझाया। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप जितना कि मुझे जानकारी है कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपके पास बहुत अच्छे फंड्स होते हैं, अच्छा ट्रेनर आप ला सकते हैं, बच्चों के अच्छे खाने पीने रजिस्ट्रेशन किट की आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप चीज़ों को सुपरवाइज्ड कैसे करते हैं? क्योंकि सोसाइटी में एक मिसकॉन्सेप्शन कहें या एक लैक ऑफ अवेयरनेस कहें कि लोग सोचते हैं कि सरकारी संस्थानों में पैसे का अपव्यय अधिक होता है, उसकी यूटिलिटी कम होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ यू आर सुपरवाइजिंग ऑल द इवेंट्स विच आर हैपनिंग अंडर द बैनर ऑफ टीईसी, और किस तरीके से आप सुनिश्चित करते हैं कि जो काम हो रहा है उसका लाभ जो है वो अंत तक उस व्यक्ति तक पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए। जी, एक्चुअली जैसे मैंने बताया, टीसी एक टीम का प्रोजेक्ट है, किसी इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, नेटवर्किंग का विषय है। इसमें हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने ट्रेनिंग की बात की, हम लोगों ने पिछले साल लगभग 8 ट्रेनिंग कराई अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो करेक्टेशन टेक्नोलॉजीज़ पे हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे हो। लेकिन
ऑब्वियसली इन पूरे इवेंट्स को हम अकेले सुपरवाइज नहीं कर सकते। हमारे साथ वेल डेडिकेटेड और एनर्जाइज्ड सेल्फ मोटिवेटेड फैकल्टी मेंबर्स की टीम है। इसके लिए हमने 4 कोर कमेटीज़ मतलब बनाई हुई हैं। जैसे ट्रेनिंग को मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग मैनेजमेंट यूनिट है। अगर हम बात करें कि जैसे हम हैकाथॉन में कुछ प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स का काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनको रिव्यू करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है। फिर हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स की प्रॉपर पब्लिसिटी हो सके, अवेयरनेस लोगों में फैल सके, इसके लिए पब्लिसिटी अवेयरनेस यूनिट है। फिर चूँकि हमारा एक मैंडेट है कि हम सर्वे करें एमएसएमईज़ को और उसके बाद में टेक्नोलॉजी माइनिंग करें, तो सर्वे और माइनिंग के लिए भी हमने जो है वो यूनिट बना रखी है। हर एक यूनिट में 3 सीनियर लेवल के प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के जो काम कर रहे हैं। सब लोग मिल करके इस प्रोग्राम को हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, और हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली सुपरवाइज़ करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, हमने हैकाथॉन के थ्रू पहले फेज़ में 5 प्रोजेक्ट दिए, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि इन लास्ट 6 मंथ we got 5 patent published. So that is what the outcome is. The people are working और वो दे रहे हैं। 5 पेटेंट्स पब्लिश हुए, और जो भी पेटेंट्स हैं वो पेटेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं सुसाइड्स की बहुत प्रॉब्लम है, तो सुसाइड्स को कैसे रोका जाए इस पर हम लोग टूल बना रहे हैं, जिससे कि हमारे शिक्षण संस्थानों में या और भी कहीं समाज में जो अलग अलग वर्ग के लोग जो सुसाइड करते हैं, उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं। वो रोड एक्सीडेंट में कई बार जो है वो विदाउट हेलमेट या हेलमेट ना पहनने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं। अभी हम लोगों ने हम एक टूल बना रहे हैं एयर बैग इन बाइक्स, क्योंकि नॉर्मली कार में एयर बैग होता है, बाइक्स में एयर बैग जो है नहीं होते हैं। कैसे उसको लेके आ जाए ताकि अगर बाइक्स का एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है व्यक्ति की जान बच सके। तो हम जो डायरेक्टली लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे काम कर रहे हैं, और उनके हम लगातार पेटेंट भी निकाल रहे हैं। ओके, आपकी जो एपेक्स अथॉरिटी है यानी कि टीईसी को गवर्न करने वाले लोग कौन हैं, और किस प्रकार से मतलब आप खुद भी अपनी जो गति है या दिशा है वो कैसे तय करते हैं, आपकी हायर अथॉरिटीज़ कौन है, उसके विषय में कुछ जानकारी। मैं यहाँ पर स्पेशली उल्लेख करना चाहूँगा माननीय कुलपति जी का। उनके कुशल मार्गदर्शन में ही ये टीईसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिल पाया, संभव हो सका। और जब हम टीईसी का प्रेजेंटेशन देने गए तो माननीय कुलपति जी स्वयं हमारे साथ डीएसटी के प्रेजेंटेशन में शामिल थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरी एनर्जी, पूरी मोटिवेशन के साथ हमारा सहयोग दिया, और अभी भी देते आ रहे हैं। हमारी जो टीईसी है इसको गवर्न करने के लिए एक प्रोग्राम एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है। प्रोग्राम एडवाइजरी ग्रुप जो है वो डीएसटी के द्वारा ही नॉमिनेटेड लोग उसमें हैं, बहुत सारे। ऑनरेबल वाइस चांसलर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दैट प्रोग्राम एडवाइजरी ग्रुप। उसके अलावा डीएसटी के ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 14 लोगों की एक टीम है जो पूरे इस प्रोग्राम को गवर्न करती है। जो भी हमारी ये पॉलिसीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम पीएजी के सामने लेकर के आते हैं, और उनके सामने ये डिस्कस करके उनके थ्रू हम हर चीज़ प्रॉपर सुपरवाइज़ करने के बाद या प्रॉपर वेटिंग करने के बाद हम अप्रूवल के बाद ही इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो हमारी ये जो पीएजी है यही हमारी एपेक्स बॉडी है जो इनको गवर्न करते हैं, और माननीय कुलपति जी उसके चेयरपर्सन हैं। आप टीईसी चलाते हैं तो निश्चित ही आप उसकी अच्छी बातें हमें बताएंगे। मैं भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक अंग हूँ, तो मैं भी आपकी चीज़ों को उतनी ही सकारात्मक रूप से लूँगा। लेकिन पीयर टू पीयर बात करने पर मैं जानना चाहता हूँ कि पीएजी की एक मीट आपने कराई थी, मुझे जानकारी मिली बड़ी सक्सेसफुल मीट वो रही। पीएजी की रिकमेंडेशंस या कमेंट्स क्या थे आपकी अभी तक की, जो आपने पिछले 7-8-10 महीने में काम किया है, उस पर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हम लोगों को कहाँ देखा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय काम को कैसे आका? मैं बताना चाहूँगा, पहली पीएजी मीटिंग में हमारे साथ जो डीएसटी का एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उनके नॉमिनेटेड मेंबर आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर जो हैं और डीएसटी के लोग भी थे। दूसरे जो टीसीज हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स भी हमारे उसमें शामिल हैं। सभी लोग हमारे पीएजी की मतलब टीसी की प्रोग्रेस को देख करके दे आर वेरी हैप्पी, और उनका ये स्टेटमेंट था यद्यपि उन्होंने भी यहाँ पर आकर के इन चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड कहा कि जितनी बेहतर तरीके से आप टीसीज चला रहे हैं,
शायद ही कहीं कुछ ऐसा काम हो रहा होगा जिसमें आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, हर तबके को और समाज की समस्याओं को सीधे एड्रेस करते हुए ये चीज़ें कर रहे हैं। नई नई पॉलिसीज़ डिवाइस कर रहे हैं और सिर्फ डिवाइस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आप लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटी लगातार, हम महीने में लगभग 2 बार अपनी मीटिंग करते हैं, नई नई पॉलिसीज़ पे चर्चा करते हैं और लगभग हर महीने हम कोई ना कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बाकायदे देखा, दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड दे अप्रिशिएटेड ऑन रिकॉर्ड दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कुछ मतलब समाचार पत्रों में बड़ा अच्छा सुना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं स्पेशली टीईसी के बारे में। लवकुश जी, अगर किसी अननोन व्यक्ति को आपकी टीईसी के विषय में जानना है तो आपकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से वह टीईसी के विषय में जान सकता है? टीसी की एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बनाई गई है Okay. और जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जुड़ी हुई है, दैट इज़ www.tec.bujhansi.ac.in। एंड हियर आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन कि ये जो पूरी वेबसाइट है ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीटेक सीएस के स्टूडेंट्स के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप की गई है एंड विद इन अ मंथ ओनली। तो जब भी आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे टीसीज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पूरा विवरण उपलब्ध है और हर एक पेज को आप जैसे जैसे विजिट करते जाएंगे आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कितने होनहार हैं और उन्होंने किस तरह से इतनी खूबसूरत वेबसाइट को डेवलप किया। हमारे टीसी में जो पीपीए हैं स्टाफ, डॉक्टर निष्ठा व्यास, उनके सहयोग से इन बच्चों ने जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर तरीके से इस वेबसाइट को बनाया है और इसके माध्यम से हम वर्ल्ड वाइड लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितना डेडिकेटेड स्टाफ आपके पास है टीईसी में जो सिर्फ टीईसी के लिए काम कर रहा है? आपके पास तो जिम्मेदारियों का पहाड़ होगा। मुझे जानकारी मिली है इनोवेशन सेंटर भी आप देख रहे हैं, टीईसी भी देख रहे हैं। हालांकि दोनों ही का ऑब्जेक्टिव मोरलेस सेम है तो आपको शायद मदद ही मिलती होगी, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने वाले अननोन विजिटर्स को कैटर कर सकते हैं एट द रिसेप्शन ऑफ टीईसी? हमारे पास 2 प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट्स हमने रिक्रूट किए हैं। डॉक्टर निष्ठा व्यास, शी इज़ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, एंड डॉक्टर के श्रीकांत, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, ही इज़ पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी from Madras University. So there are 2 dedicated staff who are working day and night for the TEC. और इसके अलावा हमने अर्न वैल्यू लर्न में स्टूडेंट्स, जो भी अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे TEC को मदद कर सकते हैं, उनको भी हमने जो है वो अपने साथ इन्वॉल्व कर रखा है, इंगेज कर रखा है। वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों से भी जुड़े हो सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में जो हमारे काम हो रहे हैं उनमें किस तरह से मदद कर सकते हैं उनको हमने जोड़ रखा है। कुछ अपकमिंग इवेंट्स टीईसी की जो आने वाली हैं जिनके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को संदेश दे सकें कि वो आएँ, हमसे जुड़ें और हमारी योजनाओं का लाभ लें? हाँ, यस, टीईसी में जैसे मैंने बताया तो स्ट्राइड प्रोग्राम हम लोग 3 जून से शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो 6 महीने तक चलेगा। इसमें ट्रेनिंग भी है एक कंप्लीट मंथ की, जो संभवतः हम जुलाई या अगस्त महीने में कराएंगे। मॉड्यूल 3 में हम प्रोजेक्ट्स करवाएंगे। हैकाथॉन, चूँकि 2 ऑलरेडी राउंड उसके हो चुके हैं, तीसरा जो लेवल है 3.0 वो हम लोग अगस्त में कराने वाले हैं। इसके अलावा इनोवाथॉन भी हम लोग कराने वाले हैं, वो सितंबर में कराएंगे। एक बड़ा इवेंट वी आर प्लानिंग, दैट इज़ इन्वेस्टर समिट। इसमें हम लोग सितंबर में उस इवेंट को प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास अच्छे अच्छे कंपनीज़ के सीईओज़ यहाँ पर उपलब्ध हों और उनके सामने हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप्ड हैं वो भी, प्लस और भी अगर हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट्स के या दूसरे स्टूडेंट्स पूरे स्टेट से अगर वो आकर के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना एग्जिबिट करेंगे और वहाँ पर ऑन द स्पॉट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बात की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट हमने सितंबर में प्लान कर रखा है और उसके थ्रू हम अपने टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लानिंग है, जैसे पीएजी हमको आगे भी करानी है, जोनल मीट कराना चाहते हैं हम, जैसे हमने चर्चा की कि हम यूपी के अलग अलग जोन्स के इंस्टीट्यूट्स को बुला करके उनके साथ मीट करना चाहते हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजीज़ को हम माइन कर सकें, जैसा कि हमें मैंडेट जो है वो दिया गया है हमारे डीएसटी के द्वारा।
टाइप 1 टाइप 2 टीईसी के बारे में हम लोग सुनते हैं और बड़ा सुनते हैं कि डीएसटी टीईसी में हैंड होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो किस प्रकार से हम लोग किस टीईसी में आते हैं और कौन सी टीईसी हमारे मददगार हैं, थोड़ा सा इस विषय की जानकारी। जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में 22 टीसीस इस समय सैंक्शन हैं और इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 टीसीस बोलते हैं उनको। फेज़ 1 टीसीस वो हैं जिनको कि लगभग 3-4 साल पहले टीसीस दिए गए थे और फेज़ 2 टीसीस में हम लोग आते हैं जिनको कि अभी पिछले वर्ष टीसीस दिए गए हैं। और अभी हम लोगों ने जो ट्रेनिंग का पूरा मॉड्यूल बनाया है उसमें हम लोगों ने इस तरह से व्यवस्था की है कि टीसी फेज़ 1 जो है वहाँ से एक्सपर्ट्स उसमें आएँ और अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें। और फेज़ 2 के जो टीसीज़ हैं वहाँ के लिए हमने एक-एक सीट प्रॉपर्ली रिज़र्व कर रखी है कि वहाँ फेज़ 2 से अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर आए तो वो आए, वहाँ पर पार्टिसिपेट करे और हमारे द्वारा जिन फील्ड में, जिन सेक्टर में ट्रेनिंग की जा रही है उसका लाभ उठाए। इससे हर टीसी में एक नेटवर्किंग रहेगा, चाहे वो एज एक्सपर्ट के फॉर्म में या चाहे पार्टिसिपेंट के रूप में, सारे टीसीज एक दूसरे से जुड़े होंगे। साथ ही साथ अभी लास्ट जो टीसी का कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में, जेएनयू में, वहाँ पर ये बात आई थी कि हम सारी टीसीज के लिए कॉमन वेबसाइट बनाएं और जिसमें कि हर टीसी का जो अपना प्रोडक्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उस वेबसाइट पे आए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उस वेबसाइट को विजिट करके जानना चाहे कि सारी ऑल 22 टीसीज में क्या हो रहा है तो वो जान पाए। तो वो काम भी हम लोग कर रहे हैं और डीएसटी के द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भी उस काम की जिम्मेदारी दी गई है। 3 टीसीज उसको मिल करके काम कर रहे हैं। लक्कू जी, चितकारा यूनिवर्सिटी में ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का दिया हुआ प्रेजेंटेशन काफ़ी चर्चा में रहा। जितने अदर कॉम्पिटिटर्स यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ आई थी, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया जिस तरीके से उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया। आपकी ही जिम्मेदारी बनती होगी कि आप टाइम टू टाइम अपने टीईसी की प्रोग्रेस ऑनरेबल वाइस चांसलर को ब्रीफ करते होंगे। क्या व्यूज़ हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के आपकी टीईसी प्रोग्रेस को देखकर? जैसा कि मैंने कहा, हर एक स्टेप पे हमें ऑनरेबल वाइस चांसलर का मार्गदर्शन मिलता है। कोई भी अगर हम पॉलिसी डिवाइस कर रहे होते हैं उसके प्रॉपर डिस्कशन के लिए माननीय कुलपति जो है समय दिया जाता है, उन चीज़ों को प्रॉपरली समझते हैं, उनके हमको प्लेटिनम इनपुट्स मिलते हैं और उसके बाद ही हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिवाइस कर पाते हैं, डिज़ाइन कर पाते हैं। और ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सर का हमें सदैव पूरी एनर्जी के साथ सहयोग मिलता है और उनके मार्गदर्शन की वजह से ही हम लोग इस टीसी को अब तक इतने सक्सेसफुल तरीके से चला पा रहे हैं। आडोक साहब, चर्चा कोई भी तभी पूरी मानी जाती है जब हम सिर्फ उसके अच्छे पहलुओं की बात ना करते हुए कुछ उसके दूसरे पहलू की बात भी करें। आप पिछले 1 वर्ष से टीईसी लगभग चला रहे हैं। क्या 2-3 लिमिटेशन आप बता सकते हैं इस प्रोजेक्ट के विषय में, जो आपको लगता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें और होती या ये चीज़ नहीं होती तो शायद टीईसी और इफेक्टिव हो सकता था? लिमिटेशन तो नहीं, कई बार चैलेंजेस अगर हम बात करें, जैसे हमें कहा गया कि भाई हम एमएसएमईज के साथ जुड़ें, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें, तो हम उनसे जुड़ना जब जाते हैं तो कई बार हमें जो है वो रिस्पॉन्स बहुत डिग करना पड़ता है। तो क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर हमको सही से रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, वी आर देयर टू सपोर्ट देम, वी आर हियर टू नो that what are the actual problems they are facing. Accordingly we can train to our manpower, to our students, and like I told about the app development and all that. तो जो भी डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी हमारे अगर समझ में आए या हमको पता चले तो हम उसके लिए कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा और सहयोग की आवश्यकता है। बाकी ये है कि टीसी को बाकी सभी लोगों के सहयोग से, पूरी टीम के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जब ये टीईसी समाप्त होगा आज से 4 साल बाद, कहाँ खड़ा देखते हैं आप टीईसी को? टीसी एक्चुअली सिर्फ कोई टाइम बाउंड इवेंट नहीं है या प्रोग्राम नहीं है। यद्यपि कि डीएसटी हमको 5 साल तक का फंड देने के लिए उन्होंने कमिट किया, लेकिन टीसी आज के समाज की आवश्यकता है।
आज के एकेडमिक इंस्टीट्यूट की नीड भी है। तो उसको हम इस तरह से भी लेकर के चल रहे हैं कि 5 साल बाद अगर हमको डीएसटी का फंड नहीं भी मिलता है, तब भी हम उस टीएसी को वहीं पर स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमारे पास हम कंसल्टेंसी जनरेट कर रहे हैं, हम रेवेन्यू मॉडल बना रहे हैं, जिससे कि हम टीईसी के माध्यम से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें और वो उसी रेवेन्यू के माध्यम से एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे काम कर सके। तो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम वेबसाइट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आई मीन आईपीआर, फाइलिंग, इन सब की कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आगे चल कर के हम कुछ शॉर्ट टर्म कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स भी लॉन्च करना चाहेंगे, जैसे हमने स्ट्राइड लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हम लोगों को ट्रेन करेंगे और कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे कि आगे समय में भी ये टीसी जो है वो अनवरत काम करता रहे। डॉक्टर लवकुश जी, आपने बहुत ही अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत ही एलोबरेट करके हमसे चर्चा की और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, सभी की ये शुभकामनाएं हैं कि आपने जो भी अपने गोल तय कर रखे हैं अगले 4 वर्षों के लिए, जहाँ तक टीईसी कंसर्न है, आप उसको अचीव करें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि टीईसी आपके लिए इतने सारे इवेंट्स क्यू में लगाया है। जैसा कि डॉक्टर लवकुश जी ने बताया कि 3 जून से स्ट्राइड का बैच शुरू हो रहा है। अगस्त में हैकाथॉन 3.0 हम लोग शुरू कर रहे हैं। सितंबर में इनोवाथॉन आपका इंतज़ार कर रहा है और अक्टूबर में बड़ी इन्वेस्टर्स मीट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी टीईसी आपके लिए प्लान कर रही है। तो आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा एक कल्पना है जिसको आप मूर्त रूप देना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी या उनकी टीम से आकर इनोवेशन सेंटर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेकर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो आपका गाइडेंस होता है बहुत लंबे समय के लिए, वो भी आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद ये जो इस सीरीज अलग है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पहले अंक में टीईसी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था जो मैं आपके लिए ला सकता था, और डॉक्टर लवकुश द्विवेदी से अच्छा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था जो आपको इस टीईसी के विषय में इतने विस्तार से बताता। तो डॉक्टर लवकुश जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, सभी को टीईसी के विषय में बताया। तो मित्रों, जल्द ही हम मिलेंगे अलग है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दूसरे अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।